हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केसेट क्यूज के टॉप इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शैधव सभ्यता में ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिला है। तो आंसर हो जाएगा कालीबंगन। दोस्तों, कालीबंगन से शैधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण मिला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्र निरूपित किया गया है। तो भगवान शिव का। दोस्तों, शिव भगवान का सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें चित्र निरूपित किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे। तो तलवार से। दोस्तों, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। तो सोमरस। जो सोमरस था दोस्तों वो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 6, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे क्यूज में बहुत टाइम से क्वेश्चन चला है। यानी जैन धर्म के जो त्रिरत्न होते हैं वो कौन होते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण जो होते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 7, बुद्ध के जन्म तथा मृत्यु का अभिलेख मतलब किस अभिलेख से मिलता है। तो कैंटोन अभिलेख में। कैंटोन अभिलेख में बुद्ध के जन्म तथा मृत्यु का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निर्वाण का अर्थ क्या होता है। तो दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना जो होता है निर्वाण का अर्थ होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नाम डार्लिंग मठ कहां पर है। तो ये मैसूर में है। मैसूर में नाम डार्लिंग मठ स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्या होता है। तो क्रॉस। दोस्तों, जो क्रॉस होता है वो ईसा मसीह का मतलब ईसाइयों का प्रमुख चिन्ह होता है। जैसे हम लोग में ओम का स्वास्तिक का निशान होता है, उसी प्रकार ईसाइयों का प्रमुख चिन्ह क्रॉस होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो रामानुज। रामानुज जो थे श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 12, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो भद्रसार। भद्रसार को मतलब भद्रसार वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 13, अमिताभ घात मतलब अमित घात उपनाम किसका है। तो बिंदुसार का। दोस्तों, बिंदुसार का नाम मतलब उपनाम जो है अमित घात है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, ब्यास नदी। जो ब्यास नदी था उसको पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 5, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो घनानंद। घनानंद जो घनानंद था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। क्यूज टॉप हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 16, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो राजुक। जो राजुक होते थे दोस्तों अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश कहे जाते थे। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 17, सातवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के किसके बने होते थे। तो सीसा के। सीसा के मतलब सातवाहनों के समय मतलब सर्वाधिक सिक्के बने होते थे। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 18, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, शशांक किस धर्म का अनुयायी था। तो शैव धर्म का। शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पल्लवों के विजय के उपरांत आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी। तो कोंडदराम। कोंडदराम जो थे वो पल्लव के विजय के उपरांत आदित्य प्रथम ने मतलब उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 21, चंदवार का युद्ध कब हुआ था। तो मतलब 1194 में गौरी तथा जयचंद्र। गौरी तथा जयचंद्र के बीच 1194 में चंद्रवार का युद्ध हुआ था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, टोपी सिलकर गुजारा करने वाला सुल्तान कौन था। तो नसीरुद्दीन मुहम्मद। नसीरुद्दीन मुहम्मद जो था वो टोपी सिलकर गुजारा करने वाला सुल्तान था। अगला प्रश्न हो जाएगा, नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था। तो गयासुद्दीन। गयासुद्दीन जो था वो नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक था। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 में। दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 25, दीवान ए अर्ज किस शासक से संबंधित है। तो बलबन से। दोस्तों, बलबन से जो मतलब दीवान ए अर्ज मतलब बलबन शासक से ही संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 26, विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था। तो पेंगोडा। पेंगोडा जो था वो विजयनगर की मुद्रा का नाम था। अगला प्रश्न हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जनवरी 1565 में। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुंबई यान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर को। मुंबई बाबर जो थे वो मुंबई यान के मतलब जन्मदाता माने जाते थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो अकबर को। दोस्तों, अकबर ये मतलब मुगल साम्राज्य के जो अकबर थे जहालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उनके मतलब काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था। तो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो था वो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। अगला प्रश्न हो जाएगा, डायनेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो 1616 में। 1616 में डायनेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी। तो गुल खां ने मतलब गुल खां ने की थी। ये 1708 में। 1708 में गुल खां ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह गवर्नर जिसने सहायक संधि की पद्धति शुरू
शुरू की थी? तो लॉर्ड वेलेज़ली जो थे वह मतलब ऐसे एक वर्णक थे जिसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो बंगाल, मतलब फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल जो था, हम लोग का जो पड़ोसी है बिहार का, वो हुआ था, ये फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद मतलब ऊंचा प्राप्त करने वाला मतलब पद कौन सा होता था? तो सूबेदार का जो पद होता था भारतीय सेना में सबसे ऊंचा प्राप्त करने वाला पद होता था। अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? तो जल्ली की जो संपत्ति थी वो जलियांवाला बाग थी। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 37, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत मतलब किसने की थी? तो दयाल दास द्वारा दोस्तों निरंकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था दोस्तों। ये कटक उड़ीसा में मतलब इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोस्टन की चाय पार्टी मतलब कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1737 में, 16 दिसंबर 1773 में बोस्टन की चाय पार्टी हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे मतलब किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो जहांगीर के। दोस्तों जहांगीर के गुरु अर्जुन देव मतलब समकालीन थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, दास बोध के रचनाकार कौन है? तो रामदास, गुरु रामदास जो थे वो दास बोध के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 42, सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? तो मूलराज प्रथम जो थे वो सोलंकी वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? मुसलियार जो थे वो मतलब मोपला विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक का शिलालेख का भाषा किसमें है? तो प्राकृत में। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अशोक का शिलालेख का मतलब जो अशोक से बौद्ध धर्म से संबंधी भाषा है वो प्राकृत में है, तथा जैन धर्म से जो संबंधित भाषाएं हैं वो पाली भाषा में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वायु पुराण का मतलब संबंध किस वंश से है? तो गुप्त वंश से दोस्तों वायु पुराण का संबंध है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हमारे KSET क्यूज के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करिएगा। दोस्तों ये भी हमारे KSET क्यूज के मतलब हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्रु जो होते हैं ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि कहलाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्व जन्म का सिद्धांत किसमें दिखाई देता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्व जन्म का सिद्धांत दिखाई देता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा जनपद गणतंत्रात्मक था? तो वैशाली मुजफ्फरपुर। दोस्तों वैशाली मुजफ्फरपुर का मतलब जो जनपद था वो गणतंत्रात्मक था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भद्रबाहु तथा उनके अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो दिगंबर। भद्रबाहु तथा उनके अनुयायी दिगंबर कहलाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, बुद्ध के चचेरे भाई का क्या नाम था? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवदत्त। जो देवदत्त थे वो बुद्ध के चचेरे भाई का नाम था। अगला प्रश्न है, विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मैत्रेयनाथ जो है विज्ञानवाद के प्रवर्तक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचारक बौद्ध भिक्षुक कौन थे? तो पद्मशंभव जो थे वो तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचारक बौद्ध भिक्षुक थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, बरकरीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नामदेव जो है बरकरीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 9, देवघर के दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। दोस्तों गुप्त काल में देवघर के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 10, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला है? तो ऋग्वेद से मिला है। दोस्तों ऋग्वेद से गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 11, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद जीना ने स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ की थी? तो मजहर उल हक ने राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन की प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, तरुण स्त्री सभा का स्थापना मतलब की गई थी कोलकाता में दोस्तों तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया था? तो कोलकाता में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 18, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन मतलब कहाँ हुआ था? तो यह लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 में दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 19, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जमनालाल बजाज ने किसकी उपाधि लौटा दी थी? तो राय बहादुर की। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, MKG मोहनदास करमचंद गांधी ने 1918 में गुजरात के किस जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था? तो खेड़ा जिले में महात्मा गांधी ने 1918 में कर नहीं आंदोलन चलाया था।
अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 21। अभिनव भारत संगठन के सदस्य जो बम बनाने सीखने के लिए पेरिस गए थे तो पीएन वापट। दोस्तों पीएन वापट जो थे ये अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे जो बम बनाने सीखने के लिए पेरिस गए हुए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। दोस्तों 1906 कलकत्ता अधिवेशन में मतलब स्वराज की पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 23। कोल आंदोलन के नेता कौन थे तो गोमधर कुंवर, ये छोटे नागपुर के थे। गोमधर कुंवर जो थे वो छोटा नागपुर के थे, कोल आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 24। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था तो 5 मई 1930 को। 5 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक है तो 1869 से 72 तक। दोस्तों 1869 से 72 तक लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 26। फारसी में जफरनामा किसने लिखा है तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा है। अगला प्रश्न हो जाएगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी तो 1731 में। दोस्तों 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 28। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था तो 1728 में। दोस्तों ये बाजीराव प्रथम तथा निजामुल मतलब दिन के बीच मतलब पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा मास्टर कार्ड। दोस्तों ये हमारे क्यूज में बहुत बार क्वेश्चन चला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है तो न्यूयॉर्क, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में मास्टर कार्ड का मुख्यालय है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 30। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब से मनाया जाता है तो 24 दिसंबर 2000 से। 24 दिसंबर 2000 से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है किसका कथन है तो कॉर्नवालिस का। कितना खराब इंसान था ये। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट या कथन किसका था तो कॉर्नवालिस का था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे तो गुप्त काल में। गुप्त काल में दोस्तों सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा किस पुस्तक से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था तो कलहड़ के राज तरंगिनी पुस्तक से। दोस्तों कलहड़ के राज तरंगिनी पुस्तक से यह पता चलता था जो अशोक है वो शैव धर्म का उपासक था। अगला प्रश्न हो जाएगा गुप्त काल में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे रुपयक्का। रुपयक्का जो होते थे वो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को बोला जाता था। अगला प्रश्न हो जाएगा चोल काल में सड़कों का देखभाल कौन करता था तो बगान समिति। बगान समिति जो थी वो चोल काल में सड़कों की देखभाल करती थी। अगला प्रश्न हो जाएगा वातापीकोट की उपाधि किसने धारण की थी तो नरसिंह वर्मन में। दोस्तों नरसिंह वर्मन में वातापीकोट की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 37। चौहान वंश के संस्थापक का क्या नाम है दोस्तों तो वसुदेव चौहान। वसुदेव चौहान जो है वो चौहान वंश के संस्थापक है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 38। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था तो कर्ण द्वितीय। दोस्तों ये बहुल वंश का था कर्ण द्वितीय तथा यह गुजरात का अंतिम शासक हिंदू शासक था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा तुगलक वंश मतलब कब से कब तक था तो 1320 से 1398 तक। 1320 से 1398 ईस्वी में तुगलक वंश था। अगला प्रश्न था सीरी नामक नया नगर के शासक ने बसाया था तो बलबन। बलबन जो था उसने दोस्तों सीरी नामक नया नगर बसाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किस लेख में मिलते हैं तो 7वीं तथा 8वीं शिला लेख में अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा किताब उल यामिनी की रचना किसने की थी तो उद्बी ने। उद्बी ने किताब उल यामिनी की रचना की है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा अरब आक्रमणकारी किस दर्रे से वापस आए थे तो बोलन दर्रे से। दोस्तों बोलन दर्रे से अरब आक्रमणकारी वापस आए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण किसने कराया था तो गयासुद्दीन ने। गयासुद्दीन ने मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न हो जाएगा तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था तो दोस्तों सयाद वंश तथा लोधी वंश। सयाद वंश तथा लोधी वंश तुगलक वंश के बाद आया था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 46। दिल्ली सल्तनत काल में मतलब दीवान ए रसातल कौन सा विभाग होता था तो विदेश विभाग। दोस्तों जो विदेश विभाग होता था वो दिल्ली सल्तनत काल में उसको मतलब दीवान ए रसातल नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हो जाएगा ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है तो एस रामानुजन। जो एस रामानुजन थे वो ब्रह्मसूत्र के लेखक है। अगला प्रश्न हो जाएगा अमृतसर नगर का संस्थापक मतलब कौन थे तो गुरु रामदास। दोस्तों ये मतलब गुरु मतलब सिख धर्म के चौथे गुरु थे गुरु रामदास तथा इन्होंने ही अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करिएगा। क्यूज़ के टॉप 40 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टफ सेलेरियस। दोस्तों जर्मन इतिहासकार क्रिस्टफ सेलेरियस ने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था। अगला प्रश्न हो जाएगा ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी होती है तो 10,462। 10,462 ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा वेद गद तथा पद दोनों में है तो यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है वो गद तथा पद दोनों में है। अगला प्रश्न हो जाएगा अंधविश्वास
अंधविश्वासों का विवरण किस वेद से मिलता है? तो अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद से अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद की जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? तो शाकल शाखा। जो शाकल शाखा है वो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और दोस्तों सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अगला हमारे यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 7, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108। दोस्तों 108 जो है उपनिषदों की कुल संख्या है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग मतलब कहाँ पर हुआ था? तो अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो टॉलमी ने भारत की भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 10, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? तो रेहला। जो रेहला था दोस्तों वो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख में दोस्तों सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख के शासक कौन है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे वो प्रयाग स्तंभ अभिलेख के शासक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालक पहाड़िया पर। शिवालक पहाड़ी पर भारत में जीवाश्म का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 14, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं तथा जौ। गेहूं तथा जौ जो थी दोस्तों सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, वैदिक काल कब से कब तक था? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, जीवन भर गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? तो वाजपति। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17, गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? तो वाजपति होता था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 18, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो अमाजू। जो अमाजू होती थी वो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला का मतलब नाम होता था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध मतलब किससे है? तो स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद से राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 20, वेद समाज के संस्था का मतलब वेद समाज संस्था की संस्थापना मतलब कब किया गया था? तो दोस्तों ये केशव चंद्र द्वारा 1867 में। केशव चंद्र द्वारा 1867 में वेद समाज संस्था का स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या 21, सुभाष चंद्र बोस का मतलब जन्म स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है और इनका जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा कटक में हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, खिलाफत दिवस पूरे देश में कब से मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस पूरे देश में मनाया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 23, खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? तो 11 जनवरी 1908 में। दोस्तों 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस की फांसी हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? मतलब कब की थी? तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 25, औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? तो मीर मोहम्मद हकीम जो थे वो औरंगजेब के गुरु थे। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी। जो फारसी थी वो मुगलों की राजकीय भाषा थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो महमूद बेगड़ा। दोस्तों महमूद बेगड़ा जो थे वो गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 29, बीजापुर की स्थापना मतलब कब की गई थी? तो 1489 में यूसुफ आदिल शाह द्वारा बीजापुर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, बहमनी राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? तो हुण। जो हुण था वो बहमनी राज्य की मुद्रा का नाम था। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैमुद्दीन कैमूर्स जो थे वो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 33, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1843 में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो मतलब लॉर्ड हार्डिंग ने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 61 के उस गवर्नमेंट एग्जाम केंद्र के दोस्तों ये अंग्रेज और मराठा मतलब जो संघर्ष होता है उसकी प्रमुख संधियां हैं। तो सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775 में सूरत की संधि हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला हो जाएगा, बड़गांव की संधि कब हुई थी? तो 1789 में बड़गांव की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, बसीन की संधि कब हुई थी? तो 1802 में। दोस्तों 1802 में बसीन की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, देवगांव की संधि कब हुई थी? तो 1803 में देवगांव की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? तो 1803 में ही। अर्थात दोस्तों
अर्जुन गांव तथा देव गांव दोनों की जो संधियाँ थी वो 1803 में ही हुई थी। अगला हो जाएगा राजापुर घाट की संधि कब हुई थी, तो 1804 में। 1804 में राजापुर घाट की संधि हुई थी। अगला हो जाएगा नागपुर की संधि कब हुई थी, तो 1816 में। 1816 में नागपुर की संधि हुई थी। और अंतिम हो जाएगा ग्वालियर की संधि कब हुई थी, तो 1817 में। दोस्तों 1817 में ग्वालियर की संधि हुई थी। तो दोस्तों ये हमारे KSET क्यूज गवर्नमेंट एग्जाम केंद्र के कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे जो आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे KSET क्यूज से जुड़िए। और देखने के लिए धन्यवाद।